दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। कर्नाटक की चढ़ाई। दक्षिण देश का संक्षिप्त इतिहास हम प्रथम ही भूमिका में बता चुके हैं। इसके पश्चात शिवाजी का वृत्तांत लिखते हुए हमने ये दर्शाया कि शिवाजी ने कर्नाटक का प्रदेश जीत लिया और वही मंडल बीजापुराधीश की ओर से शिवाजी को पुरस्कार में मिल गया। सन 1676 ईस्वी तक हमने शिवाजी की कार्रवाई का वर्णन और वृत्तांत आपको सुनाया है। अब शिवाजी दक्षिण प्रांत के महान बलवान सम्राट बन गए। अब इन्हें याद आया कि अपने पिता की जायदाद से तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं जो दक्षिण में हिंदू राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अधीन मंडल बन जाए। इसलिए पूर्वीय दक्षिण की ओर अपना रुख किया। कर्नाटक का वृत्तांत सुनाने के पूर्व ये बता देना उचित समझते हैं कि उस समय दिल्ली, बीजापुर और गोलकुंडा की क्या दशा थी। औरंगजेब का सदा ये विचार बना रहता था कि सारा दक्षिण मुगल राज्य में मिला लिया जाए। इसके लिए चाहे छोटे छोटे राज्यों को नष्ट करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु दक्षिणी प्रांत अवश्य हाथ आवे। अगर औरंगजेब से सुलह करके बीजापुर और गोलकुंडा ठीक रहते तो इसमें संदेह न था कि संपूर्ण दक्षिण नाम मात्र से ही औरंगजेब की राजधानी में शामिल हो जाता, अथवा औरंगजेब ही सच्चे हृदय से बीजापुर और गोलकुंडा से मेल करके शिवाजी को अपने बस में करने का यत्न करता तो भी शायद सफलता मिली होती। परंतु उसे तो ये इच्छा रही कि ये तीनों शक्तियां क्षीण हो जाए और दक्षिण का सारा प्रदेश मुगल राज्य में शामिल हो जाए। औरंगजेब इन शक्तियों को एक दूसरे से लड़ाने में ही अपनी सफलता देखता था, जिसका फल यह हुआ कि किसी को भी उसकी बात का विश्वास न रहा। ये तीन राजा एक तरफ औरंगजेब से लड़ते थे, दूसरी तरफ आपस में भी झगड़ते रहते थे। इस झगड़े में यदि चार शक्तियों में से किसी ने सफलता प्राप्त की तो वो थे शिवाजी। सन 1673 ईस्वी में बीजापुर का बादशाह आलिद शाह मारा गया। उसका पुत्र अभी 5 वर्ष का था। सबने मिलकर खवास खां को प्रबंधकर्ता बनाया, परंतु कुछ काल पीछे अब्दुल करीम ने, जो बीजापुर राज्य का एक मान्य पुरुष था और जिसने लोगों से मिलकर खवास खां को मरवा डाला था, स्वयं उसका कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। ये महाशय दिलेर खां मुगल सेनाध्यक्ष के संबंधी थे, इसलिए मुगल राजा से बिगाड़ना नहीं चाहता था। खवास खां इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और आदिल शाह की पुत्री बादशाह बीबी को औरंगजेब के पुत्र के साथ ब्याह कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इसलिए अब्दुल करीम इस समय विचित्र शिकंजे में फंसा हुआ था। भीतर से तो वो मुगलों का शत्रु था, परंतु बाहरी दिखावे में दिलेर खां के कारण उससे बिगाड़ करने का साहस न होता था। उधर गोलकुंडा में सन 1670 ईस्वी में कुतुब शाह के मर जाने के कारण प्रबंध में गड़बड़ी मच गई थी। उसका दामाद अबू हुसैन गद्दी पर बैठा था, परंतु वास्तविक बल और सारा अधिकार अन्यत्र था। शिवाजी ने अपने लिए यह अवसर अच्छा समझा और कर्नाटक के धावे की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ एक बात और याद रखने योग्य है कि शिवाजी का एक छोटा भाई और था, जिसका नाम था दुनकाजी, और वो अपने पिता की जागीर का मालिक बन बैठा था। शाहजी के जो विश्वासपात्र अधिकारी थे उनमें से रघुनाथ नारायण उनके पास रहा करता था। रघुनाथ नारायण और दुनकाजी में परस्पर अनबन हो गई। कुछ समय तक तो वो गोलकुंडा में अबू हुसैन के पास रहा और उसने मदन पंत से संबंध पैदा कर लिया। तत्पश्चात शिवाजी के पास चला गया। उसका एक भाई जिसका नाम सोमंत था, शिवाजी के दरबार में एक प्रधान पद पर नियुक्त था। इसके अतिरिक्त शिवाजी को यह भी मालूम था कि उनके पिता शाहजी रघुनाथ नारायण का खूब सत्कार करते थे और वो उनके वंश के पुराने एवं विश्वास पात्र कर्मचारियों में से था। शिवाजी ने रघुनाथ नारायण का उचित सत्कार किया और उसे प्रधान की पदवी दी। इसी ने सबसे पहले शिवाजी को कर्नाटक की ओर जाने की सम्मति दी। इस सम्मति से शिवाजी ने सबसे पहले खानजहां को कुछ रुपया भेंट किया और उससे प्रतिज्ञा करवाई कि वो शिवाजी के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर उसने अपने राज्य का प्रबंध किया। चुने कार्यकर्ताओं को अच्छे अच्छे स्थानों पर नियत करके सारा मंडल मुराव पंत के हवाले कर दिया। सन 1671 ईस्वी के प्रारंभ में दक्षिण की ओर चल दिया।
जब हैदराबाद कुछ समीप आ गया तो मदन पंत स्वयं शिवाजी की आगवानी के वास्ते आया और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको अपनी राजधानी में ले आया। अंत में शिवाजी और गोलकुंडा के बादशाह में ये प्रतिज्ञा हुई कि कर्नाटक में जितनी शाहजी की जागीर है उसके अतिरिक्त जितनी भूमि शिवाजी के हाथ आए उसे गोलकुंडा के बीच बराबर बांट दी जाए, और यदि बीजापुर के दरबार से अब्दुल करीम को निकालकर उसके स्थान पर मदन पंत के भाई को नियत कर दिया जाए तो उसको भी उसमें से हिस्सा दिया जाए। अपनी जागीर के अलावा न कुछ शिवाजी का था और न ही कुछ गोलकुंडाधीश का था। ये भी परस्पर प्रतिज्ञाएं की गई कि दूसरों के मुकाबले में शिवाजी और गोलकुंडा अधीश एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार कुछ दिन तो तीर्थ यात्रा में बीते। तत्पश्चात कर्नाटक पर चढ़ाई की। मई के प्रथम सप्ताह में मद्रास में जा निकले और गुंजी प्रांत में पहुंचे जो उस समय बीजापुर के अधीन था। अमीर खां के पुत्रों ने, जो उस समय राज्य के शासक थे, स्वयं ही अपना इलाका शिवाजी के हवाले कर दिया। शिवाजी ने वहां महाराष्ट्र का शासन और वहीं प्रबंध आदि जारी रखकर रवानी को हवालदार नियत कर दिया और आगे बढ़ चले। बीजापुर के एक अधिकारी शेर खान ने 5000 सिपाहियों से उसका मुकाबला किया, परंतु परास्त होकर कैद हो गया। इस अवसर पर सेना के बाकी हिस्सों ने, जिनको शिवाजी पीछे पीछे छोड़ गए थे, दिलेर पर धावा कर दिया। ये घेरा 5 दिसंबर तक रहा। अंत में किला हाथ आ गया। इधर शिवाजी ने अपने भाई दुनका जी से तरवाड़ी के स्थान पर मुलाकात की और ये अभिलाषा प्रकट की कि दोनों भाई बड़े उत्साह से मिल जाए। शिवाजी अपने पिता शाहजी की जायदाद से आधा भाग मांगते थे, परंतु दुनका जी नहीं देता था। निर्णय कुछ भी न हो सका। दुनका जी तंजोर किले को लौट गए। शिवाजी की सेना विजय पर विजय प्राप्त करती रही। शिवाजी बराबर अपने भाई को कहते गए कि बहुत अच्छा हो यदि संधि कर ली जाए, क्योंकि मैं भूमि की इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ, परंतु वो भी अपने पिता की जायदाद छोड़ना नहीं चाहता। इस अवसर पर दुनका जी ने शिवाजी की एक न सुनी। फलस्वरूप शिवाजी ने शाहजी के संपूर्ण प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। इधर शिवाजी विजय करने पर तुले हुए थे। उधर औरंगजेब ने सुना कि खानजाह ने शिवाजी से रुपए ले लिए और शिवाजी ने गोलकुंडा से मेल कर लिया है, तो उसने खानजहां को वापस बुला लिया और दिलेर खां को आज्ञा दी कि अब्दुल करीम बीजापुर के साथ मिलकर गोलकुंडा पर धावा कर दे। इस युद्ध में मदन पंत ने खूब वीरता से मुकाबला किया, जिसका फल यह हुआ कि बीजापुर की सेना पराजित हो गई। इस पराजय के पश्चात अब्दुल करीम बीमार पड़ गया और जनवरी 1670 ईस्वी में मर गया। दिलेर खां ने मसूद खां को उसके स्थान पर नियत कर दिया। बदले में उसने दिलेर खां को बहुत सा रुपया देने की प्रतिज्ञा की और ये भी कहा कि वो कभी शिवाजी से संधि न करेगा। अब्दुल करीम के मरने के पश्चात सेना का बहुत सा वेतन बाकी था। फलस्वरूप धीरे धीरे सेना घटती चली गई। जिस समय यह समाचार शिवाजी को मिला तो रघुनाथ नारायण और सेनापति भीमराव को कर्नाटक में छोड़कर वापस चले आए। मार्ग में ही विजय पर विजय करते आए। कई किले उस समय उनके हाथ आए। जिस समय शिवाजी तुरलक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि कर्नाटक में दुनकाजी ने उनकी सेना पर धावा कर दिया है, परंतु बहुत कुछ हानि सहकर पीछे हट गया है। इस खबर को पाकर शिवाजी ने दुनकाजी को पत्र लिखा था कि मुझे इन बहुमूल्य जातीय वीरों के नष्ट हो जाने का अत्यंत कष्ट है, जो इस प्रकार परस्पर के युद्ध में मारे जा रहे हैं। हमें मेल करना चाहिए जिससे शत्रु पर विजय पा सके। अंत में इस चिट्ठी ने दुनकाजी का दिल पिघला दिया। दुनकाजी को यह भी विश्वास हो गया कि शिवाजी का मुकाबला करना व्यर्थ है, उसका भाग्य बढ़ा चढ़ा है। अंत में पिता की धन संपत्ति और भूमि आदि में भाग देना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से विजयी शिवाजी 1 साल 6 माह के पश्चात अपने रायगढ़ किले में जा पहुंचे। उधर दुनकाजी से संधि हो जाने के कारण हेमराव भी वापस आया और समीप पहुंचकर उसने जनार्दन पंत की संपत्ति से बीजापुर की सेना पर धावा कर दिया। इसमें शत्रु को अधिक हानि उठानी पड़ी। 500 घोड़े, 5 हाथी और शत्रु का सेनाध्यक्ष उनके हाथ आया। बेचारा बीजापुर न इधर का रहा और न ही उधर का। मुगल सेना के भरोसे पर ही उसने शिवाजी से युद्ध छिड़ा था। उधर मुसलमान मुगल सहायकों की ये दशा हुई कि जिस समय औरंगजेब को उस प्रबंध का समाचार मिला जो कि दिलेर खां ने मसूद खां से किया था, तो उसने इस प्रबंध को अस्वीकार कर दिया और दिलेर खां को आज्ञा दी कि बीजापुर की सेना को वेतन देकर उसको बस में कर लें
और बीजापुर में राजकीय अधिकार जमा ले। अंत में मसूद खां शिवाजी से सहायता के लिए प्रार्थी हुआ। शिवाजी भी बहुत सी सेना लेकर आगे बढ़े। इस आधे में शिवाजी ने दिल खोलकर मुगलिया मंडल को लूटा, यहाँ तक कि लूटते लूटते गोदावरी पार तक चले गए। स्वयं सुल्तान मोज़्ज़ब भी, जिसको अभी दक्षिण का सूबेदार नियत करके औरंगजेब ने भेजा था, औरंगाबाद में विद्यमान था। सूबेदार के रहते हुए शिवाजी की सेना ने 3 दिन निश्चित हो खूब लूटपाट की, यहाँ तक कि कोई मुसलमान स्थान न छोड़ा। शिवाजी के तमाम जीवन में ये पहला अवसर था जहां उन्होंने एक धार्मिक पुजारी को कष्ट दिया। हम आगे चलकर मुसलमान इतिहासकारों की साक्षी से ये बात सिद्ध करेंगे कि शिवाजी धार्मिक स्थानों को कितना पवित्र समझते थे। परंतु जब भी शिवाजी के इस प्रकार के कामों से मुगलों को बड़ा क्रोध पैदा हो गया और चारों ओर से मुगल सेना ने शिवाजी को घेर लिया। शिवाजी का एक अफसर सोंदूजी मारा गया और सेना में खलबली मच गई, परंतु समय पड़ने पर धैर्य रखना शिवाजी ही जैसे वीर का काम था। अत्यंत साहस के साथ शिवाजी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर चढ़ाई कर दी और शत्रु की सेना को दिखला दिया कि आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी किस प्रकार से तलवार चला सकता है। बस फिर क्या था, मराठे की तलवार बिजली के समान चमकने लगी और विकट युद्ध छिड़ गया। मराठे अपने सरदार को लेकर मुगल सेना के बीच होकर निकल गए, परंतु अभी दूर नहीं गए थे कि मुगल सेना ने एकत्र होकर राजा किशन सिंह जयसिंह का जो पोता था की आज्ञा अनुसार धावा कर दिया। यहाँ तक कि शत्रुओं ने चारों तरफ से मराठों को घेर लिया और शिवाजी का रास्ता बंद कर दिया। जब शिवाजी ने देखा कि इतनी बड़ी सेना से पार पाना कठिन है तो वे एक गुप्तचर को साथ लेकर दूसरे रास्ते से निकल गए। जिस समय शिवाजी पटना में आए तब मसूद खां का एक पत्र उन्हें मिला जिसमें लिखा हुआ था कि दिलेर खां किले की दीवारों के इतने समीप आ पहुंचे हैं कि यदि सहायता नहीं मिली तो सब काम बिगड़ जाएगा। शिवाजी पत्र को पढ़ते ही बीजापुर की तरफ रवाना हो गए। अभी थोड़े ही दूर गए होंगे कि फिर समाचार मिला कि उनका बेटा संभाजी दिलेर खां से मिल गया है। ये सुनते ही शिवाजी ने भीमराव को तो बीजापुर की तरफ भेज दिया और आप संभाजी को लेने के लिए पनाला दुर्ग की तरफ रवाना हो गए। उधर दिलेर खां ने अपनी सेना का एक भाग संभाजी को देकर मराठों का राजा बना दिया और उसे भोपालगढ़ पर धावा करने की आज्ञा दे दी, जिसे संभाजी ने जाते ही फतेह किया। उधर हेमराव ने दिलेर खां को तंग करना शुरू कर दिया। किले के अंदर वाले लोग भी धैर्यपूर्वक डटे रहे। हेमराव ने दिलेर खां को सामग्री पहुंचाने वाले सभी साधन नष्ट कर दिए और उसे तंग किया कि उसने लाचार होकर किले को छोड़ दिया और आसपास के प्रांतों को लूटना शुरू कर दिया। दिलेर खां कृष्णा नदी पार करके कर्नाटक को उजाड़ने में लगा हुआ था कि उधर जनार्दन पंत भी आ पहुंचा, जिसने मौका पाकर दिलेर खां पर चढ़ाई कर दी और उसे परास्त करके ही छोड़ा। इस समय जब ये समाचार औरंगजेब को मिला तो उसने सुल्तान मोज़्ज़म और दिलेर खां दोनों को बुला भेजा और उनकी जगह खांजहां को सूबेदार नियत कर दिया। संभाजी के विषय में औरंगजेब ने उसको कैद करके दरबार दिल्ली में ले आने की आज्ञा दी, परंतु संभाजी किसी प्रकार बचकर भाग निकला और शिवाजी के साथ जा मिला। शिवाजी ने संभाजी को पनाला किले में कैद कर दिया, जिससे कि कैद में रहकर उसका जोश शांत हो जाए और वो अपने किए पर लज्जित हो। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।